लीजिए दोस्तों, राहुल ने पकड़ी चोरी, इधर ममता ने एक झटके में तोड़ा सपना। दोस्तों, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस ने जिसे स्वीकार नहीं किया, जिस तरीके से खारिज कर दिया, अब उसी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा किस मकसद से किया? राहुल गांधी समेत ने जब उसका विश्लेषण किया तो ममता बनर्जी ने उस विश्लेषण के आधार पर एक ऐसा फैसला लिया जिससे बीजेपी का सारा प्लान फेल हो गया है। बिहार के बाद एसआईआर के साथ पश्चिम बंगाल में वोट चोरी अभियान से ध्यान भटकाने के लिए एक अलग तरह से और एक अलग तरह के नशे में बांधने के लिए बीजेपी ने एक पुख्ता प्लान बना लिया था। लेकिन उसी दौरान राहुल गांधी की कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल पर मोदी शाह की मंशा पर सवाल उठाया। फिर क्या था? ममता बनर्जी ने मोदी शाह के नहले पे दहला दे मारा। एक तरह से बीजेपी की सारी रणनीति उसकी हवाई कर दी गई, सारी रणनीति की हवा निकाल दी। खबर क्या आपको बता रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दरअसल दोस्तों, एसआईआर के जरिए बीजेपी पश्चिम बंगाल में जो करने वाली है उसका बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में वहां के लोगों की ओर से विरोध ना हो, इसे देखते हुए वंदे मातरम में लिखे गए शब्दों के जरिए खारिज करने का प्रयास किया। दरअसल दोस्तों, हुआ यह है कि वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें पीएम मोदी ने एक नया राग छोड़ा है और दावा किया है कि दुर्भाग्य से 1937 में मूल वंदे मातरम गीत से महत्वपूर्ण पद हटा दिया गया था। वंदे मातरम को टुकड़ों में तोड़ दिया गया, इसने विभाजन के बीज भी बो दिए। ये अन्याय क्यों किया गया? वही विभाजनकारी विचारधारा आज भी राष्ट्र के लिए एक चुनौती बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गीत को एकता और साहस का मंत्र बताया और कहा कि यह गीत राष्ट्र निर्माण के लिए पीढ़ियों को प्रेरित करता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, बंकिम चंद्र की आनंद मठ केवल उपन्यास नहीं है, ये स्वाधीन भारत का एक स्वप्न है। आप देखिए, आनंद मठ में वंदे मातरम का प्रसंग, वंदे मातरम की एक एक पंक्ति के, बंकिम बाबू के एक एक शब्द के, उसके हर भाव के अपने गहरे निहितार्थ थे, निहितार्थ है। ये गीत गुलामी के कालखंड में रचना तो जरूर हो गई उस समय, लेकिन उसके शब्द कुछ वर्षों की गुलामी के साए में कभी भी कैद नहीं रहे। वो गुलामी की स्मृतियों से आजाद रहे। इसलिए वंदे मातरम हर दौर में, हर कालखंड में प्रासंगिक है। इसने अमरता को प्राप्त किया है। वंदे मातरम की पहली पंक्ति है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सच्य श्यामलाम मातरम, अर्थात प्रकृति के दिव्य वरदान से सुशोभित हमारी सुजलाम सुफलाम मातृभूमि को नमन। दोस्तों, वंदे भारत भारत का राष्ट्रीय गीत है जो 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के विवादित उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा है। इस उपन्यास में अंग्रेजों को हिंदुओं के मित्र के रूप में पेश किया गया है कि मुस्लिमों को खलनायक के रूप में पेश किया गया है। इस गीत के धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थों के कारण यह है कि आज भी अक्सर चर्चा में रहता है। अब देखिए दोस्तों, बीजेपी का खेल समझने का प्रयास कीजिए। वोट पाने के लिए बीजेपी ध्रुवीकरण के किस रास्ते तक पहुंच सकती है?
दरअसल 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू के नेतृत्व में वंदे मातरम गीत के सिर्फ पहले 2 छंदों को अपनाया गया, जबकि बाद के छंदों जो दुर्गा की स्तुति करते हैं उनको हटा दिया गया। 1950 में संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, और जिस रूप में इसे कांग्रेस अधिवेशन में अपनाया गया था उसी रूप में इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। 150 साल पूरे होने पर शुक्रवार को पीएम मोदी ने पूर्ण गीत को सबके साथ मिलकर गाया। अब बीजेपी ने इसे राष्ट्रवाद का प्रतीक बताया, लेकिन जम्मू कश्मीर में स्कूलों में अनिवार्य गायन के आदेश का विरोध हुआ और इसे आरएसएस की विचारधारा थोपना कहा गया। दोस्तों, वंदे मातरम पर उठा विवाद अचानक नहीं है, ये सोच समझकर विवाद के केंद्र में लाया गया है। दोस्तों, इस समय बिहार में चुनाव हो रहा है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। पहला चरण संपन्न हो चुका है। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव है। चूंकि इसके लेखक बंगाली थे तो इस मुद्दे को बंगाल चुनाव तक जीवित रखने की कोशिश बीजेपी और आरएसएस करेगी। इस गीत के साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी जुड़ी हुई है, इसलिए हिंदू ध्रुवीकरण के लिए इसे मददगार माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा, जो लोग आज राष्ट्रवाद के स्वघोषित संरक्षक होने का दावा करते हैं, उन्होंने कभी भी अपने कार्यालयों या शाखाओं में वंदे मातरम नहीं गाया है। इसके बजाय वो नमस्ते सदा वत्सले गाते रहे हैं, एक ऐसा गीत जो राष्ट्र का नहीं बल्कि उनके संगठन का महिमा मंडन करता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 1925 में अपनी स्थापना के बाद से ही आरएसएस ने वंदे मातरम से परहेज किया और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों का भी साथ दिया था। दोस्तों, यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि आरएसएस मुख्यालय नागपुर में आरएसएस ने लंबे समय तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया। कुछ युवकों ने 2001 में आरएसएस के मुख्यालय में जबरन झंडा फहराया तो आरएसएस ने उन पर एफआईआर करा दी। हालांकि बाद में उस केस को वापस भी लिया गया। आनंद मठ बांकम चंद्र का ऐतिहासिक उपन्यास है जो 1770 के बंगाल अकाल और सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम इसी का हिस्सा है। ये हिंदू सन्यासियों को ब्रिटिश और मुस्लिम शासकों के खिलाफ विद्रोही के रूप में चित्रित करता है, जहां राष्ट्र को देवी के रूप में पूजा जाता है। उपन्यास में सन्यासियों को हिंदू उद्धारक दिखाया गया, मुसलमानों को अत्याचारी कहा गया। उपन्यास में ब्रिटिश शासन को मित्र शासक दिखाया गया। उपन्यास में मुसलमानों को मल्लेच्छ कहा गया। अब दोस्तों देखिए, बीजेपी हिंदू ध्रुवीकरण के रास्ते पर चल रही थी। इस दौरान कांग्रेस ने उनकी कट्टर सोच पर से जब पर्दा उठाया तो पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी कर राज्य भर के स्कूलों के लिए सुबह की असेंबली में राज्य गीत बांग्लार माटी बांग्लार जल को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर की ओर से पश्चिम बंगाल के लिए रचित गीत बांग्लार माटी की रचना 1905 में ब्रिटिश शासक के बंगाल के विभाजन के निर्णय के खिलाफ आंदोलन के समर्थन में की गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सितंबर 2023 में बंगाल के राज्य गीत के लिए एक सही गीत चुनने के लिए नागरिक सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, धार्मिक नेता, प्रमुख नागरिक शामिल हुए थे। सभी ने बांग्लार माटी को भारी समर्थन किया था। उसी साल विधानसभा सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर इसे राज्य गीत बनाया गया। इसके बाद राज्य ने एक आदेश जारी कर इसे राष्ट्रगान के साथ सभी राजकीय समारोह में अनिवार्य कर दिया। तो दोस्तों, वंदे मातरम में और वंदे मातरम से जिस विवाद और जिस विवादित अंश को गांधी, नेहरू, पटेल ने खारिज किया था, अब एसआईआर और हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी ने जो हथकंडा अपनाया उसे तोड़ने के लिए राहुल गांधी की कांग्रेस के विश्लेषण के बाद ममता बनर्जी उनके जवाब में रविंद्रनाथ टैगोर की ओर से लिखी गए बांग्लार माटी लेकर आ गई, जो पश्चिम बंगाल की अस्मिता में सभी धर्मों को बराबरी की हिस्सेदारी देकर बांग्ला प्रेम को आगे बढ़ाता है। अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल को ध्रुवीकरण के जिस रास्ते पर ले जाना चाहती थी उसे राहुल ममता ने पूरी तरह से फेल कर दिया है। बीजेपी के इस हथकंडे पर आप क्या कहते हैं? राहुल के विश्लेषण पर, ममता बनर्जी के एक्शन पर
खबर पे अपनी राय दीजिए, खुले मन से अपनी बात कीजिए। शुक्रिया आपका। सोजेला